Yes, hello everyone, Hitesh here and today we gonna talk about the new released movie called शहजादा। पर्सनली कहूँ तो मेरे पैसे फुका करके आया हूँ, लेकिन तुम लोगों के पैसे वेस्ट नहीं होने दूंगा। मस्त जेन्युइन एक्सप्लेनेशन दूंगा। वैसे सोच रहा था कि मूवी से पहले एक रिव्यू वीडियो डाल दूं, लेकिन स्टोरी नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, तो फालतू के 20 सेकंड का रिव्यू बनाकर भी क्या मिलेगा। पूरी की पूरी मूवी स्पॉइल करके रख दूंगा। आप जिसको कमेंट सेक्शन में बोलना है भाई नई मूवी आई है, इसको कमाने दो, आपने इतनी जल्दी इसको एक्सप्लेन क्यों कर दिया, बोलते रहो, आई डोंट केयर। जो पैसा मूवी को देखने के लिए टिकट में बर्बाद करके आया हूं, इस वीडियो को बनाकर तुम्हारी जेब से निकालूंगा। मजाक कर रहा हूं, सॉरी। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आजकल कॉमेडी के नाम पर मूवी चल तो जाती है, लेकिन जब मूवी के डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स को लगा कि कॉमेडी इतना ज्यादा बवाल नहीं कर पाएगी, तो मूवी को इमोशनल मोमेंट पर एंड कर दिया गया। हालांकि मूवी में गाने अरिजीत सिंह के थे जिनसे कनेक्ट हुआ जा सकता था, लेकिन इतनी क्रिंज कोरियोग्राफी और साथ ही लो बजट सिनेमेटोग्राफी देख करके मूड वहीं खराब हो गया। यूजुअली मैं किसी भी मूवी के बारे में इतनी बातें नहीं करता कि इसमें ये लूप होल्स छूट गए या फिर स्टोरी में यहाँ कमी थी, लेकिन इसमें सचमुच थी यार। खैर जो भी हो, बाकी की बातें मूवी के बीच में करता रहूंगा। सो तब तक के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत हमारे अक्षय कुमार जी से होती है। मतलब वही एड की शुरुआत में जो आते हैं कि फूफू करने में होशियारी नहीं है, पैट देने में, तो आप भी अपनी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड को पैट दे सकते हैं। वेल, कमिंग टू द डायरेक्ट पॉइंट, कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड को दिखाते हुए होती है, जिस दिन बारिश आ रही थी और एंट्री होती है वन ऑफ द लीड कैरेक्टर परेश रावल यानी कि वाल्मीकि की, जिसे कंपाउंडर से पता चलता है कि आज उसे एक बेटा पैदा हुआ है। लेकिन बख्शीश की मांग करने पर वाल्मीकि कहता है कि ऊपर के स्पेशल वार्ड में एक और शहजादे ने जन्म लिया होगा, वहां जाकर मांग लेना, मिल जाएगी। वही हम यशु जिंदल नंदा को देख पाते हैं, जिसने अभी एक बेटे को जन्म दिया था। लेकिन जब नर्स उसके बेटे को उठाती है तो वो सांस नहीं लेता, इसी के साथ साथ कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, तो उसे लगता है कि ये बच्चा मर गया। अब ये औरत इस शहर के सबसे बड़े नामी गिरामी बिजनेसमैन आदित्य जिंदल की बेटी थी, जिनका एक बहुत बड़ा जिंदल ग्रुप था जो कि शहर में काफी ज्यादा नामचीन था। अब जहां एक तरफ वाल्मीकि फोन पर पंडित जी से अपने बेटे के नामकरण के बारे में बात कर रहा था, उसी वक्त वो नर्स आकर उसे फोन बूथ से हटकर खुद का कॉल लगाने के लिए कहती है, जिस पर वो कहता है कि भाई इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे बात तो खत्म करने दो। जिस पर वो नर्स बताती है कि अभी अभी जिंदल परिवार का बेटा जो कि पैदा होते ही मर गया, अगर इसकी खबर मैंने जल्दी ही डॉक्टर को नहीं दी तो उन सभी को लगेगा कि मैंने ही कुछ गड़बड़ करी होगी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द उनसे बात करनी होगी। लेकिन इतने में ही वाल्मीकि जी बोल पड़ते हैं कि मैंने जिंदल परिवार के लिए कई सालों से नौकरी करी है, ये तो उनका पहला सौभाग्य था कि उनके घर में बेटा पैदा हुआ है, आने वाली इन खुशियों को मैं कैसे रोक सकता हूँ, एक काम करो मेरा बेटा उनकी जगह पर रख दो। तो नर्स कहती है कि आपकी वाइफ का क्या होगा? तो वाल्मीकि कहता है कि अगर भगवान ने चाहा तो हमें भी दूसरा बेटा हो जाएगा, तुम इसकी टेंशन मत लो, बस मेरे बेटे के साथ उनके बेटे की अदला बदली कर दो। जिसके बाद ये दोनों ही पहुंच जाते हैं स्पेशल वार्ड में, और जब उस बच्चे की अदला बदली करके लौट रहे होते हैं तभी यशु नंदा का बेटा रोने लगता है, जिस पर नर्स कहती है कि अरे वाह ये तो जिंदा है, क्यों ना इसे वापस से अदला बदली कर दें। लेकिन इस वक्त वाल्मीकि का कहना था कि इसकी किस्मत खराब है। इसके बाप ने और मैंने दोनों ने जिंदल ग्रुप को साथ में ज्वाइन किया था, मगर उसने आदित्य जिंदल की बेटी को पटा लिया और आज मर्सिडीज में इसी हवा खा रहा है और मैं खटारा स्कूटर पर घूम रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सिर्फ मेरी किस्मत खराब थी। ये बच्चा चाहता तो जब इसे कमरे से निकाला जा रहा था तब भी रो सकता था, मगर नहीं रोया, और बाहर आने पर फूट फूट के रो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी भी किस्मत खराब है। अब जिंदल परिवार का बेटा जिसे मैं पालूंगा और मेरा बेटा एसी की हवा खाएगा। जिसके बाद इन दोनों बच्चों का नामकरण होता है। जिंदल परिवार वाले बच्चे का नाम रखा जाता है राज नंदा, वही वाल्मीकि के बेटे का नाम रखा जाता है बंटू, अ वेरी पॉपुलर एंड मैंगो नेम, मतलब आम नाम यार। राज जो कि वाल्मीकि का बेटा था, अच्छे घर में रहने के बावजूद भी डफर था, जबकि बंटू गरीब परिवार में होने के बावजूद भी दिमाग से तेज था। अब बीच के कुछ साल यूं ही उड़ा देते हैं और सीधा 25 साल का गैप डाल के इन दोनों को बड़ा दिखा देते हैं। वाल्मीकि को हमेशा से ये डर था कि कहीं बंटू को उसके एक शहजादे होने की बारे में सच्चाइयां पता ना चल जाए और वो उस स्वर्ग में जाकर मेरे बेटे को निकाल दे, लेकिन ये उसका एक बुरा सपना था। नींद से जागने के बाद में वो हमेशा अपने बेटे को खरी खोटी ही सुनाया करता था। वहीं सीन शिफ्ट होता है जिंदल मैंशन में, जहां इस वक्त राजनंदा यूएस से अपने 7 सालों की पढ़ाई करके वापस लौट रहा था, मगर उसके स्वागत के लिए फूल नहीं थे, इसीलिए वाल्मीकि अपने अनवांटेड बेटे बंटू को कहता है कि घर से निकलने के बाद में यहाँ पर आ जाना और एक चमेली के फूलों का हार भी लेकर के आना। बंटू इस महान घर को देखकर एकदम चौंक जाता है कि क्या बात है भाई, लाइफ हो तो ऐसी, शानदार घर में पैदा होना, वो भी मुंह में चांदी का चम्मच लेकर। अमीरों की ठाट ही अलग है। वेल, क्या आप में से भी कोई इतना ज्यादा अमीर है जिसके पास में बड़ा वाइट बंगला हो, बहुत बड़ा गार्डन हो, घोड़े दौड़
दौड़ रहे हो और रोल्स रॉयस में स्कूल जाता हूँ। खैर, अगर आप इनमें से कोई भी हो तो मूवी को देखने मत जाना और टिकट का पैसा मुझे सुपर थैंक्स बना करके दे देना, मेरा तो भला हो कम से कम। बड़ी गाड़ी की जगह एक छोटी साइकिल तो खरीद लूंगा जिससे सुबह जाकर साइकिलिंग करूँ और आप जो मोटा मोटा मुझे कहते रहते हो थोड़ा पतला भी हो जाऊं, तो मेरे मोटापे को हटाने के लिए एक साइकिल का जुगाड़ करा दो और मुझे सुपर थैंक्स दे दो। वेल, जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। यहाँ बंटू की एक सिस्टर भी होती है जो कि इस वक्त कॉलेज जाने वाली होती है, मगर कुछ गुंडे उसकी चुन्नी ले जाते हैं। अब अपनी बहन की चुन्नी को लाने के लिए वो गुंडों से भिड़ जाता है। काफी क्रिंज फाइट होती है, नो CGI, नो बेस्ट VFX, पता नहीं कहां से उड़ के मार रहे हैं। सच बता रहा हूं, जब एक्शन फाइट सीक्वेंस में खर्चा करना ही नहीं था तो इतने गुंडों को उड़ाने फिराने का क्या ही मतलब था। इससे बढ़िया तो फर्जी है यार, उसके अंदर छोटी मोटी फाइट हुई थी लेकिन इतनी जेन्युइन लग रही थी, मतलब विदाउट CGI और VFX का यूज किए भी अच्छे शॉट्स मिल सकते हैं। इस सीन को देख करके तो यही कंक्लूजन निकलता है। खैर, गुंडों को पीट पाट के क्रिंज कॉमेडी करके यहाँ पर भाई साहब अपनी बहन की चुन्नी ले आते हैं और जॉब के लिए लीगल ईगल नाम की कंपनी में वैकेंसी को फिल करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर उसकी मुलाकात कहानी की लीड एक्ट्रेस कृति सैनन से होती है, यानी कि समारा, जो कि अनफॉर्चुनेटली उसी की बॉस निकल जाती है जिसके पास वो इंटरव्यू देने के लिए आया था। समारा कहती है कि हमारे सामने एक कपल है जिनके इंटरनल क्लैशेस चल रहे हैं, अगर तुमने वो क्लैशेस सॉर्ट कर दिए तो ये जॉब तुम्हारी। अब कार्तिक आर्यन अपनी फनी कॉमेडी करता है, पर पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगी इस बार, मैं गुस्से में मूवी देख रहा था, पता नहीं क्या। उन दोनों का डाइवोर्स करवाने की जगह दोनों को सेक्स अप्रोच करवाते हुए दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस करवा डालता है। तो समारा कहती है, अबे बुद्धू, रिलेशनशिप टूटेगा तो डाइवोर्स होगा, तभी वकील हायर होगा, हमें फीस मिलेगी और तुझे तेरी सैलरी मिलेगी डफर। यहाँ रिलेशनशिप करवा दिया तूने, पैसे गए भाड़ में, तू भी निकल यहाँ से। ओके, सो सीन यहाँ कट होता है और हम देख पाते हैं जिंदल्स को, जो कि अपनी ही कंपनी से रिलेटेड एक बड़ी प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर रहे थे। इन्हीं का एक क्लाइंट था जो कि टॉयज को एक देश से दूसरे देश भेजने के लिए इनके कार्गो का इस्तेमाल किया करता था, मगर अपने ही टॉयज के अंदर ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। और जब रणदीप नंदा यानी कि रोनित रॉय, कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर, उन्हें ये पता चला तो उन्होंने इसकी कंपनी को बैन करवा दिया। लेकिन अगेन अनऑफिशियली ये लोग बातचीत करके मैटर को सॉर्ट करना चाहते थे, जहां पर रणदीप चाहता था कि उनका बेटा राज नंदा इस डील को फाइनल करे, यानी कि जाए और उन लोगों को मना कर दे कि हम हमारा बैन नहीं हटाएंगे। अब सिल्वर स्पून लिए बच्चों ने कभी लड़ाई झगड़ा करा नहीं है, कभी बड़े मैटर में घुसे नहीं है, तो एक गुंडे के साथ कैसे डील करनी चाहिए वो उसे आता नहीं है। इसी बीच ये पूरी कॉन्फ्रेंस एक वीडियो कॉल पर चल रही थी, जो कि ऊपर बैठा रणदीप नंदा देख रहा था, और वो सारंग यानी कि मतलब मेन विलन उसे मना कर देता है कि बैन नहीं हटाएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। वहीं उसे अपने बेटे पर भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये कैसा डफर बेटा पैदा किया है मैंने, इसको ना तो किसी से बात करना आता है, ना ही डील फाइनल करना आता है, ना ही जोश है, ना ही धंधा करने का दम है, कैसे आगे बढ़ेगा ये, बिजनेस को डुबो के रख देगा। इसी बीच उसी प्लेस पर पहुंच जाती है समारा एक नए क्लाइंट के साथ डील करने के लिए, जहां पर वो क्लाइंट बताता है कि मेरे भाई ने एक लड़की को छेड़ दिया है, तुम्हें उसका केस लड़ना है और उसे बाइज्जत बरी करवा देना है। समारा का कहना था कि वो ऐसे इलीगल काम नहीं करते, उसे इस केस को लेने के लिए फोर्स न किया जाए। तो क्लाइंट गुस्से में आकर गालियां देने लगता है, जिस पर बंटू आकर अपनी लॉ एजुकेशन झाड़ने लगता है, सारी धाराएं बता देता है कि तूने एक टेबल फेंकी यानी गुड्स डिस्ट्रॉय का एक्शन लगेगा, तूने मारने की कोशिश करी तो 307 का हाफ मर्डर लगेगा, और बहुत सारे एक्ट। ये सब कुछ दूर बैठा रणदीप नंदा देख रहा था। उसके माइंड में आया कि यार क्या बंदा है, मतलब मेरा बेटा हो तो ऐसा हो, और अब तो जान बचाइए तो प्यार तो होगा ही। एक वीडियो सॉन्ग आता है कलरफुल सा, खैर उसको क्या ही एक्सप्लेन करूं। कमिंग बैक टू द डायरेक्ट स्टोरी, वाल्मीकि पहुंचता है हॉस्पिटल, जहां वो उस नर्स से मिलता है जिसने बच्चों की अदला बदली करी थी। इन दोनों की उस वक्त झड़प हुई थी, जिस वजह से ये बिल्डिंग से नीचे गिर गई थी और वाल्मीकि का घुटना भी चटक गया था। खैर, अब इस नर्स ने शहर के एक बड़े बिजनेसमैन यानी कि जिंदल ग्रुप के नाती की डिलीवरी करी थी, और अगर वो बिल्डिंग से गिर गई है तो उसके मलम पट्टी का पूरा खर्चा जिंदल परिवार उठाकर उसे यहाँ हॉस्पिटल में एक बेड दे देता है, और पिछले 25 सालों से मस्त एकदम उसका इलाज चल रहा है। खैर, वो इस वक्त देखा जाए तो एक कॉमा स्टेज में थी, यानी कि ना ही सुन सकती थी, बोल सकती थी और देख सकती थी। वाल्मीकि जाते जाते उसके लिए 2 एप्पल लेकर आया था और कहता है कि मैं हर साल 12 बार 2-2 एप्पल्स लेके आता हूँ, 24 साल हो गए, मतलब करीब 600 एप्पल्स हो गए, लेकिन तुम तो खाती नहीं, हर बार एप्पल्स सड़ जाते हैं, तो एक काम करो मर जाओ यार, ताकि मैं एप्पल लाना छोड़ दूं, खर्चा बच जाए। मगर इसी बीच वो नर्स उठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वाल्मीकि एकदम डर जाता है, उसकी फट जाती है कि अगर ये बोलने लग गई तो इसका भांडा फूट जाएगा कि आज के 25 साल पहले उसने अपने बेटे के साथ एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा अदली बदली कर दिया। सीन शिफ्ट होता है समारा और उसके पिता की तरफ, जो कि इस वक्त शादी का रिश्ता लेकर जिंदल परिवार में आए थे, यानी कि समारा और राज के रिश्ते
के लिए। अब समारा को तो बंटू पसंद था, इसलिए राज के सामने वो नखरे दिखाने लगती है कि मैं तो लड़कियों के साथ भी सेक्स करने में इंटरेस्टेड हूँ, बीड़ी फूकती है, डांस क्लब में जाती है। इन बातों को सुनकर के राज को लगता है कि ये वुमन नहीं है, वंडर वुमन है, और शादी का रिश्ता पक्का हो जाता है। अगेन कहानी में सॉन्ग आता है जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो सॉन्ग के खत्म हो जाने के बाद में सारंग पहुंचता है रणदीप से मिलने के लिए और कहता है कि मेरा बैन हटवा दे ताकि मैं बिजनेस कर सकूं, और अगर नहीं हटाएगा तो तेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। जिस पर रणदीप कहता है कि तेरे को अगेन जो करना है कर ले, उखाड़ना है जो उखाड़ ले। अब सारंग के पास में एक छाता था जिसकी नोक बड़ी नुकीली थी और वो उसे घुसा कर देता है रणदीप के दिल की साइड में, जिसकी वजह से उसके सीने में छेद हो जाता है। उसी वक्त ऑफिस में समारा और बंटू ये बताने के लिए पहुंचे थे कि हमें राज का रिश्ता मंजूर नहीं है, लेकिन जब वो रणदीप को नीचे पड़ा देख पाते हैं तो उठाकर सीधा हॉस्पिटल भागते हैं। और हॉस्पिटल में बंटू की मुलाकात उसी नर्स से होती है जो कि 25 सालों से कोमा में पड़ी थी। पर पता नहीं क्यों बंटू को देखती उसकी बोलती स्टार्ट हो जाती है। वो बताती है कि तेरा असली बाप वाल्मीकि नहीं है, तू रणदीप नंदा का बेटा है। खैर पहले ये बात उसे एक्सेप्ट नहीं होती है, मगर वो औरत बताती है कि मैं नर्स थी, आज से 25 साल पहले जब तुम दोनों पैदा हुए थे तो मैंने ही तुम दोनों की डिलीवरी करी थी। जब मैं राज को चेक करने गई तो वो सांस नहीं ले रहा था, इसी वजह से वाल्मीकि ने मुझे दोनों बच्चों को एक्सचेंज करने के बारे में आइडिया दिया। वो और कुछ बोल पाती इससे पहले उसकी डेथ हो जाती है और वो ऊपर सटक लेती है। यहाँ बंटू को गुस्सा आता है और वो अपने अनवांटेड बाप यानी कि वाल्मीकि में खींच के झापड़ धरता है। और मुझे यार पर्सनली ये चीज बुरी लगी कि आप मूवी की एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप इंडस्ट्री में न्यू हो और परेश रावल जी हैं वो काफी टाइम से हैं, तो ही इज अ सीनियर एक्टर। चलो झापड़ मारने की डिमांड थी मूवी के अकॉर्डिंग, आपने मार दिया, लेकिन अब उस एक्टर को आप तू तड़ा करके बात कर रहे हो, दैट्स नॉट द स्टोरी डिमांड। मतलब क्या सेंस बनता है? जिस इंसान ने आपको 25 साल तक पाला, भली चाहे वो आपका असली बाप नहीं है, मगर स्टोरी में क्यों उसके साथ तू तड़ा करके बात करी जा रही है? खैर मुझे ये पॉइंट सही नहीं लगा, इसलिए मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया। आपका इस पॉइंट को लेकर के क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आदित्य जिंदल जिनका एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर था, अब उनका दामाद यानी कि रणदीप नंदा जो अभी अभी एक बड़े ऑपरेशन से लौट कर आया है, उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए वो डॉक्टर से बात करके बंटू को इस घर में एंट्री दिलवा देता है, क्योंकि बंटू ने ही मौका रहते रणदीप की जान बचाई थी। अगेन यहाँ पर वाल्मीकि और बंटू के बीच में अनवांटेड फनी सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि मतलब मूवी में नहीं भी होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। खैर कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, अब जब बंटू घर में आ ही चुका था तो वो आदित्य नानू का खास बडी बन जाता है। अब ये दोनों टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, जहां पर नानू जी बताते हैं कि हमारा एक दुश्मन जो कि सारंग है इस वक्त हमारी नाक में दम करके बैठा है। तो बंटू कहता है कि क्यों ना डायरेक्टली उससे फेस टू फेस बात करी जाए और मैटर को सॉर्ट किया जाए। अब यहाँ पर एक फाइटिंग सीक्वेंस आता है जो कि बच्चों वाली फाइटिंग सीक्वेंस थी। चलो फाइट को छोड़ो, डायरेक्टली स्टोरी पर आते हैं। वहां से निकलते वक्त बंटू की मुलाकात सारंग से होती है जिसके हाथ में वही नुकीला छाता होता है, जिसे देखकर बंटू को ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जिस टाइम पर रणदीप नंदा पर वार किया गया वो इस छाते से ही हुआ था। कहानी में कुछ और भी कैरेक्टर है, यानी कि अली असगर और इसी के साथ साथ अश्विन मुसरान जिसने मनी हाइस्ट के लीड एक्टर यानी कि प्रोफेसर की वॉइस डबिंग दी थी। मतलब इतनी टैलेंटेड कास्ट है मूवी की, पर फिर भी पता नहीं क्यों दम कम लग रहा था। तो इनके बीच की स्टोरी ये थी कि ये लोग घर में ही चोरी कर रहे थे, यानी कि जो एक्सपेंस करीब 1.5 लाख का होता था उसे 10 लाख का बताते थे और ऊपर के पैसे जेब में रख लेते थे। और ये थे यशु नंदा के भाई, मतलब कि रणदीप के साले। यहाँ बंटू इन दोनों की ही पोल नानू के सामने खोल देता है और नानू इनके पीछे डंडा कर देते हैं। इसी बीच गेस्ट अपीयरेंस देते हैं राजपाल यादव, बीइंग ए पुलिस कमिश्नर, जो कि इस वक्त सिक्योरिटी देने के लिए आए थे नानू और इसी के साथ साथ रणदीप को, क्योंकि उनके पीछे गुंडे पड़े थे। लेकिन बंटू उन्हें बताता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हीं का बेटा हूँ, 25 साल पहले मेरी अदला बदली कर दी गई थी और अब मैं आकर हर गुंडे का बदला लूंगा, तो टेंशन नहीं है, आप जाओ मस्त रहो। और ये पुलिस भाई साहब चले भी जाते हैं, वाह, वो भी विदाउट इन्वेस्टिगेशन, सही है। ओके सो कमिंग बैक अगेन, राज, समारा और बंटू को जो कि इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और बंटू राज के सामने ही समारा की पप्पी ले लेता है और पूछता है तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? मतलब मैं तेरी होने वाली बीवी का चुम्मा ले रहा हूँ, वो भी तेरी आंखों के सामने, और तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बेसिकली हुआ यह था कि बंटू जो कि अब इस घर में आ चुका था, वो इस घर में होने वाले सारे गलत कामों को सही करना चाहता था, जैसे कि उन चोरों की पोल खोलना और वहीं राज का एक रिच किड वाला पार्ट हटाकर मैस्कुलिन वाला पार्ट डालने का। ये सारी चीजें नानू भी देख रहे थे और धीरे धीरे नानू अब उससे और भी ज्यादा इंप्रेस होते जा रहे थे। लेकिन घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी, घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यशु और रणदीप, जिनके इंटरनल क्लैशेस चल रहे थे और वो आपस में कभी बातचीत
बातचीत नहीं करते थे, जहां पर बंटू उनकी आंख को सुलगा देता है और ये बता देता है सभी घर वालों के सामने कि आज से 7 साल पहले रणदीप का किसी और लेडीज के साथ चक्कर चल रहा था। अभी पूरी मूवी कॉमेडी से इमोशनल मूवी बन जाती है, जहां पर रात को इन दोनों के बीच में काफी रोना धोना होता है। ये दोनों आपस में ही माफी मांगते हैं कि उसने कभी उसकी इज्जत नहीं करी, फलाने कभी उसकी परवाह नहीं करी, और कंक्लूजन ये निकलता है कि ये सभी एक हो जाते हैं। अब सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो चुका है तो पार्टी सॉन्ग तो आएगा। तो अगेन एक और फालतू का सॉन्ग आता है जिसके लिए आप लोगों के सामने पेश है बहुत ही फेमस मीम। गाने के खत्म हो जाने के बाद में सारंग आकर ईशू को उठा ले जाता है और ये वॉइस ओवर छोड़कर जाता है कि हमें 500 करोड़ चाहिए, अगर नहीं मिले तो वाइफ के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं बोला था, कहने का मतलब जान ले लूंगा। अगर जान बचानी है तो अपने बेटे को 500 करोड़ के साथ में फला फला जगह पर भेज दो। अब यहाँ पर बंटू जी दिलेरी दिखाते हुए पहुंच जाते हैं गुंडों के बीच में। अगेन एक और फाइट सीक्वेंस आता है, तगड़ा नहीं था मगर लो बजट फाइट सीक्वेंस तो था। खूब मारा मारी होती है, गुंडे पीट पाट जाते हैं, जिसके बाद में ये मम्मी जी को बचा करके वेस्पा स्कूटर पर घर ले आते हैं। और अब तो नानू भी बंटू की सच्चाई पूरे घर वालों के सामने बता देते हैं कि मैं उस वक्त हॉस्पिटल में ही था जब वो नर्स बंटू से बातचीत कर रही थी कि तुम्हारा असली बाप वाल्मीकि नहीं बल्कि रणदीप नंदा है। मैं तो तब से जानता था कि ये हमारे घर का ही वारिस है, मगर मैं ये देखना चाहता था कि ये बंदा सच कब बोलता है, मगर इसने तो सच बोला ही नहीं। जहां पर बंटू बताता है कि मुझे पैसा, प्रॉपर्टी या फिर शेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो बस अपने परिवार को एक देखना चाहता हूँ। एक डायलॉग था जो थोड़ा पसंद आया मुझे। वह डायलॉग ये था कि हर बार सिर्फ माँ बाप ही अपने बच्चे के फ्यूचर या फिर उनके हंसी खुशी के बारे में नहीं सोचते, कभी कभी बच्चे भी अपने परिवार को एक होता देखना चाहते हैं, जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, बस सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी के एंड क्रेडिट्स में हम देख पाते हैं कि वाल्मीकि, जैसे कि अब उसी का असली बेटा राज टिका दिया गया था कि इसको भी बंटू के जैसा होशियार बना दे, तो वो अकेला बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था, जिसका स्कूटर भी खराब हो चुका था और बस को आने में बहुत टाइम लग रहा था। तब आकर बंटू उसे एक वेस्पा स्कूटर दे देता है, मतलब स्पॉन्सरशिप लिए वेस्पा वालों से, और ये दोनों निकल पड़ते हैं अपने घर। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि ऐसी मूवीज का OTT पर आने का ही वेट करें, थिएटर में ना जाए। और अगर टाइम बचाना हो तो हितेश नागर चैनल पर आए, जहां पर बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगी विद ईच एंड एवरी डिटेल इन अ वेरी स्पेसिफिक वे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही बेहतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद में मैं एंटमैन से रिलेटेड उसके एंड क्रेडिट्स का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने वाला हूं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।